मनमर्जियाँ, केदारनाथ, जजमेंटल है क्या, गिल्टी, हसीन दिलरुबा 1, रश्मि रॉकेट, रक्षाबंधन, हसीन दिलरुबा 2 जो इस साल आएगी, और साथ ही साथ डंकी। शाहरुख खान सर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता। और उन्हें मैंने बताया कि देखिए मैंने इतनी सारी डिग्रियां कर रखी हैं, ये वो और मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ। तो वहाँ से एक ऐसी साइलेंस आया, पॉज आया, मुझे लगा शायद अगले ने फ़ोन रख दिया है। तो जो भी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आता है उसको, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि औरतों के लिए जैसे कि बाकी पूरे अदर सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी औरतों के लिए ये लड़की शादीशुदा है और फिर ये 2 दिन बाद ही अपने लवर के साथ चूड़ा डाल के सो रही है। हमको हिंदी सिनेमा में दिखाया गया था कि प्यार आपकी ज़िंदगी संवार देता है, पर हमारी ज़िंदगी में तो प्यार हमको बर्बाद कर रहा था, और हमको ही नहीं, सबको आसपास। बहुत जल्दी समझ आ गया था कि बहुत दुखद होता है अलविदा कहना, उस सपने को जिसे पाने की हम कोशिश भी नहीं कर पाते। रीज़न कुछ भी हो, हमारा डर, हमारे हालात, चाहने वालों की राय। अमृता प्रीतम जी जब 16 साल की थी तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी कर दी गई। तो उन्होंने लिखा, लड़की के ना पाँव होते हैं ना पंख, ना चलने के लिए ज़मीन होती है ना आसमान, पर वो उड़ी और इतनी ऊंचाई तक उड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं हूं कनिका ढिल्लन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्क्रीन राइटर हूं। मेरी कुछ कहानियां शायद आप लोगों ने देखी हों। मनमर्जियाँ, केदारनाथ, जजमेंटल है क्या, गिल्टी, हसीन दिलरुबा 1, रश्मि रॉकेट, रक्षाबंधन, हसीन दिलरुबा 2 जो इस साल आएगी, और साथ ही साथ डंकी। मैंने अपनी शुरुआती दिन एक गांव में बिताए हैं जिसका नाम है खानकोट। मैं खानकोट से हूँ। खानकोट एक छोटा सा विलेज है अमृतसर के पास। वहीं से हमने शुरुआत की, वहीं से हमने सपने देखने शुरू किए, और उसके बाद मैं अमृतसर आ गई। और मेरा मानना है कि मेरी जन्मभूमि ने मुझे हिम्मत दी, सपने दिए और भूख दी बहुत कुछ नया करने की। और मेरी कर्म भूमि मुंबई, जिसने मुझे आवाज़ दी, पहचान दी, प्यार दिया, परिवार दिया, और ये हौसला भी दिया कि अपने सपने बुलंद रखें, और ये सीख भी दी कि तूफानों से छुप के नहीं, गले मिल के लड़ा जाता है। एज अ वुमन इस इंडस्ट्री में बाहर से आना, किसी छोटे शहर से आना, और अपनी कहानियाँ लिखना, अपने टर्म्स पे एक पहचान बनाना, ऑफ कोर्स मेरी जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। किताबें और कहानियों की तरफ मेरा झुकाव हमेशा से बहुत ज़्यादा था। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसीलिए पेरेंट्स ने हमेशा कहा था कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखना, आर्ट्स, इन सबको हॉबीज़ माना जाता था, करियर नहीं। क्योंकि अगर अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको एक 9 to 5 जॉब करनी है, रेंट भरना है, तो वो कलम उठा के और नाच गा के तो होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट्स ही नहीं थे। उस टाइम पे एजुकेशन, डिग्रीज, लॉयर, डॉक्टर, IAS, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, और मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर मुझ पे भी था। पर मन में एक कीड़ा था हमेशा से कि कहानियाँ लिखनी है। किताबें बहुत पढ़ती थी, बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो मैं अंदर छुप के किताबें पढ़ती थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि माता जी को किताबें लॉक करनी पड़ी। तो हमारा यही छुपा छुपी का खेल चलता रहता था, इधर से किताब, और मैं टेक्स्ट बुक्स कभी नहीं पढ़ती थी, कहानियाँ। तो फिर जैसे बड़ी हुई, मन पक्का होता चला गया कि मुझे कहानियों की तरफ ही मेरा झुकाव है, मुझे यही करना है। पर अब माँ बाप को कैसे बताओ कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, उन लोगों ने इतनी जद्दोजहद करके हमें बेस्ट कॉलेजेस और स्कूल्स में, कॉलेजेस में भेजने का सपना है, स्कूल्स में हम पढ़ रहे हैं, पर हमें जाके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में लिखनी है। खुद को ही बोलते हुए पहले हम डर जाते थे, फिर शीशे में बोल के थोड़ी प्रैक्टिस करते, बाहर जाके सारे सपने टूट जाते थे। तो पर फिर भी हिम्मत करके बात की कि मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ, कहानियाँ कहना चाहती हूँ। अच्छी स्टूडेंट भी थी, तो
ऑब्वियसली उनको लगा कि शायद पढ़ पढ़ के थोड़ा दिमागी हालत ऐसे उब सी गई है, तो इसीलिए कह रही है कि कहानियाँ लिखनी है। पर मैंने तब भी मुझे याद है कि डील मैं थोड़ी अच्छी क्रैक कर लेती थी, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैं अपनी 12th ख़त्म करूँगी और मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में से अपनी डिग्री लूँगी, विश्व के सबसे बेस्ट कॉलेज से डिग्री लूँगी, पर वापस आके मैं कहानियाँ लिखूँगी, ये मैं आपको वादा करती हूँ। माँ बाप ने सोचा कि ठीक है चलो, ये डिग्रियाँ बटोरते बटोरते शायद अकल ठिकाने आ जाए और भूल जाए ये सब बातें। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई और नौकरी के साथ साथ वो पासपोर्ट पे आपको वीज़ा जो मिलता है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी मिल गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी कि आप वहाँ चली गई हैं, आपको वीज़ा भी मिल रहा है, बहुत अच्छा पे पैकेज जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, सब मिल रहा है। पर मैं अपनी बात और अपना वादा और अपनी डील नहीं भूली थी, वो मैं अपने साथ लेके चली थी और मैं वापस आई और मैंने उन्हें कहा कि मैंने सब कर दिया है, अब मुझे वो करना है जो मुझे करना है। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं लंदन में रह गई और मैंने वो नौकरी शुरू कर ली, तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। तो तब फिर से मेरे माता-पिता को लगा कि शायद इतनी पढ़ाई कर कर के ये थोड़ी दिमाग इनका हिल गया है, इनको थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक लेने दो। अब तो इनके पास डिग्री आ गई हैं, तो प्लान भी बहुत अच्छा है मेरा। सॉलिड नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, अपने आप धक्के-वक्के खा के ये आ जाएँगे क्योंकि हमारी पुश्तों में कभी कोई मतलब कोई रिश्तेदार भी बॉम्बे नहीं रहता, इंडस्ट्री में से दूर-दूर के कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ख़ैर वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में ऊपर थे और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊँचाई पे था। तो मैं आ गई मुंबई और यहाँ पर मुझे याद है मैंने आते ही कोल्ड कॉलिंग जो करते हैं ना कि फ़ोन नंबर निकाला कहीं से और किसी से पूछा और कॉल कर दिया। तो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी और कॉल किया रेड चिलीज़ ऑफ़िस में, क्योंकि शाहरुख खान सर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता। और उन्हें मैंने बताया कि देखिए मैंने इतनी सारी डिग्रियाँ कर रखी हैं, ये वो और मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ। तो वहाँ से एक ऐसी साइलेंस आया, पॉज़ आया। मुझे लगा शायद अगले ने फ़ोन रख दिया है, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि मैडम आप बहुत ओवर क्वालिफ़ाइड हैं एक इंटर्न की नौकरी के लिए। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं इंटर्न से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊँगी, आप लेट्स मीट, लेट्स बात करते हैं। तो वो आई थिंक फ़ोन पे ही मुस्कुरा दिए कि चलिए आप इतना पढ़ लिख के आई हैं, तो मिलना तो बनता है। और तब भी मैंने एक किताब थी जो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ में पब्लिश करवा चुकी थी, तो मैं उनको वो देना चाहती थी कि आप देखिए मैं लिख सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। हाँ, डिग्रियाँ हैं पर लिख भी सकती हूँ। तो वहीं से मेरा एक इंटर्नशिप शुरू हुई रेड चिलीज़ में। तो मैं कहूँगी कि वो मेरी एक यूनिवर्सिटी थी, फ़िल्म स्कूल में कभी जा नहीं पाई। तो वहीं पर मैंने फ़िल्म का जो मीडियम है, फ़िल्म क्या होती है, कैसे बनती है, पन्नों से वो स्क्रीन पे कैसे उतरती है, हर एस्पेक्ट उसका, प्री, पोस्ट, एक्चुअल शूटिंग, वो सब मैंने वहाँ पर सीखा। और साथ में एक घड़ी भी लगी हुई थी टिक-टिकी, जो मेरे माँ-बाप के बीच और मेरे बीच चल रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप 1 साल तक कुछ ना कर पाईं ठोस, तो कृपया करके अपना सामान उठाइए और विदेश निकल जाइए चुपचाप। तो अब वो भी था कि भाई वापस किस मुँह से जाएँगे? ज़िद भी थी कि कुछ तो करना है। अब 1 साल है, क्या करेंगे? तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको बोलूँगी कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रही हूँ और 1 साल में इंटर्नशिप में आप क्या फ़िल्म मेकिंग के बारे में तो दोस्तों आप कुछ नहीं सीखते इंटर्नशिप में, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, कॉफ़ी ले आते हैं, आगे-पीछे घूम लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो 1 साल में ऐसा क्या किया जाए कि इनको यकीन आ जाए कि मुझे मेरी ज़िंदगी में से 2-3 साल और मिल जाएँ, जो वो करने के जो मुझे करना है। तो फिर मुझे लगा कि एक किताब लिख दी जाए। अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में धक्के खाने पड़े, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, कोई बैठा तो है नहीं कि आओ बेटा आपकी किताब छापें। तो और कहानी क्या लिखूँगी? और सारा दिन तो मैं सेट पे धक्के खा रही हूँ, तो घर जाके कब क्या? तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये जो सेट पे ये सब कुछ हो रहा है एंड फ़िल्म सेट का ये होता है ना कि एक तो कहानी कैमरा पे बन रही होती है, पर उससे भी ज़्यादा रोमांचक, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग कहानी होती है जो कैमरे के पीछे हो रहा होता है। ये एडीज़, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये वो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो इतने सारे सपनों के साथ बाहर से आए हैं और उनको आप एक कमरे में बंद कर दीजिए। वो एक एटम बॉम्ब की रेसिपी है और वहाँ पर मुझे इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ मिली, जो मैंने एक
किताब लिख डाली, इसका नाम था बॉम्बे डक इज अ फिश, और वो मेरी पहली किताब विद गॉड्स ग्रेस टर्न्ड आउट टू बी अ बेस्ट सेलर। तो मुझे जो एक ठप्पा चाहिए था कि मुझे 2-3 साल और दे दीजिए, अब तो किताब लिख ली, बेस्ट सेलर भी बन गई, तो वो मैंने अपने माता पिता के आगे पेश करी। तो उन्होंने सर हिला दिया, अंदर ही अंदर खुश भी होंगे पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो भी उतने ही इस इंडस्ट्री को लेके उनके दिमाग में ऐसी शंकाएं थी और वो मुझे ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहते थे। और इनफैक्ट कभी कभी कोई मेरे फादर को फ़ोन करते थे कि ये क्या कर रहे थे, बोलते ये छुट्टी पे है, यहाँ मैं 12-14-15 घंटे काम करके आती थी और मैं कह रही हूँ मैं कौन सी छुट्टी मना रही हूँ। तो ये सब वहाँ उस टाइम पे चल रहा था। फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ कि अब मैं फिल्में लिखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और यहाँ पर मुझे समझ आया इस दौरान कि आपको रेंट भी भरना है, आपको अपने पैरों पे खड़े भी होना है, आपको स्ट्रगल भी करना है, आपको ब्रेक भी चाहिए। फिल्म लिखना इतना आसान नहीं है, आपको प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ता है जिसपे पैसा लगाए, एक्टर्स जो उसमें आके एक्टिंग करें। तो एक बहुत ही विशाल सा एक पहाड़ है जो चढ़ना पड़ता है। और तब मैंने दोस्ती की नाकामयाबी से, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आता है उसको नाकामयाबी से ज़रूर दोस्ती करनी चाहिए, पर इस शर्त पे कि एक दिन हम आपसे बिछड़ जाएंगे। क्योंकि नाकामयाबी आपको वो सब सिखा जाएगी जो आपको कामयाबी पाने के लिए चाहिए। तो वो वक्त मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त था। तकरीबन 5-6 साल तक वो चला। और इंडस्ट्री में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो एक आपको अपने दिमागी हालत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत है। क्योंकि लिटरली द परसेंटेज ऑफ कितने लोग यहाँ पर आके एक लेजिट करियर बना पाते हैं वो संख्या बहुत कम है कंपैरेटिवली जितने लोग सपने लेके आते हैं। तो ये सारे टूटे हुए सपने कहाँ जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो आपको अपनी मानसिक हालत बहुत संभाल के, अपने हौसले बहुत बुलंद करके, अपनी जिद हाथ में पकड़ के डटे रहना होता है कि शायद एक दिन मुझे वो ब्रेक मिल जाएगी। स्पेशली कि जब आप बाहर से आए हैं, आपका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बाहर के लोगों के लिए ये जो जद्दोजहद है वो 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि औरतों के लिए जैसे कि बाकी पूरे अदर सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी औरतों के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने नाकामयाबी से दोस्ती की और इसी शर्त पे की कि एक दिन बिछड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ सीखी कि आप एक ऐसे उसमें भी आ जाते हैं कि यार एक तो एम आई नॉट गुड इनफ, क्या मुझे लिखना ही नहीं आता? तो जैसे कि जब मेरी पहली किताब पब्लिश हुई तो एक बहुत ही वेल नोन क्रिटिक हैं, उन्होंने रिव्यू किया और बोला कि कनिका ढिल्लन को कभी कलम नहीं उठानी चाहिए। इस इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में कामयाबी की चमक बहुत ज़्यादा है, पर आपकी नाकामयाबियां भी अखबारों में छपती हैं। तो अब आप उसका क्या करें? अगर मैं वो, और बहुत सारा ऐसा क्रिटिसिज्म भी आया, बहुत प्यार भी आया, तो आप एज एन आर्टिस्ट उसको कैसे लें? क्या कलम छोड़ दें और वापस चले जाएं? क्योंकि इतनी जानी मानी हस्तियां जो सालों से इस इंडस्ट्री में है वो कह रही हैं आपको लिखना ही नहीं चाहिए, तो अपना बैग पैक करिए और चले जाइए। और अगर मैं उस दिन वो बात मान लेती, और मैंने सोचा भी ये, मैं 1 महीने तक मैंने सोचा कि शायद मैं अपना रास्ता बदल लूँ, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट मुझे कह रहा है कि आपको लिखना नहीं आता, तो शायद मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए और मेरा कुछ नहीं होगा। और अगर मैं वो बात मान लेती तो आज ये सारी फिल्में मैं ना लिख पाती। तो मैंने उस महीने जब अपने इंट्रोस्पेक्शन करी तो मैंने मन में सोचा कि ये कौन है, किसने इनको ये अथॉरिटी दे दी कि जो इन्होंने कहा वही सही है। ये एक आवाज़ है जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरी एक आवाज़ है और मुझे उस पर भरोसा है। और मैं फिर से लग गई, कलम उठाई और मनमर्जियाँ लिखना शुरू किया मैंने उस टाइम पे। मनमर्जियाँ, और इस टाइम मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगी जो कि अगर लोग कह रहे हैं कि ऐसी कहानी लिखो तो बन जाएगी, ऐसी कहानी लिखो तो बन जाएगी, प्रोड्यूसर को ऐसा चाहिए, एक्टर को ऐसा चाहिए, अब मैं वो कहानी लिखूंगी जो मुझे लिखनी है, जो मैं चाहती हूँ कि जिससे मेरी पहचान हो। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि आज तक जितनी भी हमने हिंदी फिल्म में रोमांस देखे हैं वो सारे उस टाइम पे जिस उम्र में मैं थी और जो मेरी लाइफ में रोमांस था वो इतना प्यारा, इतना अच्छा नहीं था।
मतलब हमको हिंदी सिनेमा में दिखाया गया था कि प्यार आपकी जिंदगी संवार देता है, पर हमारी जिंदगी में तो प्यार हमको बर्बाद कर रहा था, और हमको ही नहीं, सबको आसपास। सो मैं चाह रही थी कि एक ऐसी डेफिनेशन प्यार की भी हम उतारें जहां पर सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। टेंडर आ गया है, शादी अरेंज मैरिज हो रही है, पर लोगों का उसमें मन नहीं लग रहा है, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको अपने वो एक अल्टीमेट सोलमेट का इंतजार है। तो एज अ पर्सन ऑल्सो यूर एट कॉन्फ्लिक्ट। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ठहर जाऊं कि मैं दौड़ूं, और वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे मन मर्जियां में उतारने का मौका मिला, और मैंने ये पूरी कहानी लिख डाली। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लड़ाई कहानी लिखने के बाद शुरू हुई है, असली वाली। अब ये कहानी लेके मैं बहुत लोगों के पास गई। मनमर्जियां बनाने में मुझे तकरीबन 5 साल लग गए लिखने के बाद। और जो भी कोई पढ़ता था वो कहता था ये कहानी कैसे बनेगी, इसमें तो ये लड़की शादीशुदा है और फिर ये 2 दिन बाद ही अपने लवर के साथ चूड़ा डाल के सो रही है। तो अगर आप ये बदल दो और ये बदल दो और वो बदल दो, आपके डायलॉग ठीक ठाक है, हीरोइन कोई आ जाएगी, ये सब बदल दो, तो मैंने कहा कहानी क्या बचेगी फिर? अगर ये बदल दिया वो बदल दिया तो कहानी तो पूरी बदल गई। तो एक बार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि हम ये बनाएंगे, बहुत बड़े रोमांटिक बैनर, सभी का सपना है ये कि हम उनके साथ काम करें। तो मुझे लिटरली जब मीटिंग पे जाना था तो मैं अपने आप को पिंच भी कर रही थी, और एक्चुअली एंग्जाइटी में उल्टियां भी कर रही थी। अरे मेरी मीटिंग इस शख्स के साथ है, और उन्हें ये उनकी टीम ने पहले पढ़ी, फिर उनकी टीम ने पढ़ी, फिर उनकी टीम ने पढ़ी, फाइनली मेरी कहानी उन तक पहुंची, और उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, और उन्होंने ये बात की कि आप इसका एंडिंग बदल दीजिए। और उन्होंने वो कहानी सबसे ज्यादा समझी थी एक्चुअली, पर कुछ चेंजेस, और ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। और मुझे तब भी लगा कि अगर मैंने ये बदल दिया तो मेरी कहानी बदल जाएगी। और उस टाइम पे मुझे सबने बोला कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हो और तुम्हें ये मौका मिल रहा है, और सबको लगा कि ये थोड़ी पागल हो गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ और लिख दूंगी, पर मैं ये कहानी ऐसे नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम पे बहुत सारे रोल मॉडल्स थे, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि यार अगर एक दिन अनुराग कश्यप जी मेरी ये कहानी पढ़ें, और अपनी बहन को कहती थी मैं कि अगर कभी ये पढ़ें ये कहानी और वो डायरेक्ट करें, तो उनसे बेहतर डायरेक्टर और मेकर इस कहानी के लिए मुझे मिल ही नहीं सकता। तो सब लोग हंसते थे, इंडस्ट्री के लोग भी, मेरे जो दोस्त बन चुके थे तब तक, वो कहते थे अरे अनुराग कश्यप जी सिर्फ खुद ही लिखते हैं, वो दूसरों की कहानियां उन पे काम नहीं करते। तो ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है। और तब तक ये कहानी लिख के मेरे पास पड़ी है, और उसी दौरान आपका बार बार जब आपको नाकामयाबी मिलती है तो आप टूट जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। फिर पर्सनल ट्रेजेडी हुई एक, जहाँ पर मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। तो उससे मेरे मानसिक हालत को इतना झटका हुआ कि मैंने लिखना बंद कर दिया। पहले तो मैं आराम से लिफ्ट में चढ़ सकती थी, फ्लाइट में बैठ सकती थी, वो सब बंद हो गया, सांस फूलने लगता था। तो 2 साल तक मैं इस मेंटल एंजाइटी के शिकंजे में थी, जहाँ पर चलना फिरना, लिफ्ट में जाना, फ्लाइट में बैठना, ऐसी आम चीजें मैं नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे खबर मिली कि अनुराग कश्यप जी के पास मेरी कहानी पहुंच गई है, और वो ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने ये सुना तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि अगर उन्हें पसंद आई तो वो मिलने के लिए बुलाएंगे, तो मुझे हर हाल में ये फ्लाइट लेनी है। मैं मुंबई से बाहर थी, तो यूजुअली फ्लाइट लेने से पहले मैं नीट वोडका शॉट्स लेती थी, क्योंकि या तो आप दवाइयाँ ले सकते हो बहुत सारी, और अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो आपकी जो सोच का पैटर्न है, मतलब मैं अगर 10 चीजें सोचती हूँ 1 मिनट में, तो सिर्फ 1 सोच पाती। तो मैं दवाइयाँ लेने से डरती थी, मुझे लगता था शायद मेरी सोच ही मिट जाएगी। तो मैंने एक अपना जुगाड़ करके एक और तरीका अपनाया, ऑफकोर्स जो मैंने किसी को बताया नहीं, पर क्या करो, फ्लाइट में तो चढ़ना है, काम तो करना है, और इतना बड़ा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। तो शॉर्ट्स वॉर्ट्स लेके बैठी, और वहां पर हुआ ये कि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने एयर होस्टेस को बोला कि आप
मुझे उतार दीजिए, मैं नहीं ले सकती फ्लाइट एंड ऑल। तो उसने मेरा चेहरा देखा और वो डर गई, मुझे पसीना आ रहा था, सांस फूल रहा था, और उसने बोला देखिए मैडम, मैं फ्लाइट अभी रुकवा दूंगी, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर मैंने फ्लाइट रनवे पे यहाँ पर रोक दी तो अगले 3 साल तक आप कोई फ्लाइट नहीं ले पाएंगी कहीं पर भी। तो मुझे लगा 3 साल, अभी कश्यप तो कहानी पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो 3 साल से पहले पहुंचना होगा बॉम्बे। मैं वहां पर, मैंने कहा ऐसा करिए, आप मुझे अपनी सीट पे बैठने दीजिए, मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी, मैं दरवाजे के पास आपकी सीट पे बैठूंगी। तो वो फ्लाइट मैंने, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट थी, वो इंडिगो की, वो एयर होस्टेस, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर उन्होंने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। और उनके हौसले के साथ और उनकी सीट पे बैठ के मैंने वो किस तरह फ्लाइट पकड़ी, मैं मुंबई पे टच डाउन की, घर गई, फिर मैंने किया इंतज़ार, और जब लगा कि कश्यप पढ़ के, पता नहीं पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, तो कॉल आया सुबह-सुबह, मुझे भी याद है, मैं नाइट्स में बैठी थी, कि उन्होंने पढ़ी है, उनको पसंद है और वो आपको मिलना चाहते हैं, क्या आप ऑफ़िस आ सकते हैं? तो मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ, अभी भाग जाऊँ कि थोड़ा मतलब कपड़े बदल लूँ, क्या करूँ? और जब मैं वहाँ गई ऑफ़िस में उनसे मिलने के लिए, तो कश्यप जी वहाँ खड़े थे, बहुत बड़ी स्माइल के साथ, मेरी स्क्रिप्ट उनके हाथ में थी, और उन्होंने मुझे 2 पंक्तियाँ कहीं जो आई थिंक मुझे सारी उम्र याद रहेंगी, कि जहाँ मैंने देवडी ख़त्म की थी, मेरे लिए मनमर्ज़ियाँ वहाँ से शुरू होती है। और देवडी मेरे को बहुत पसंद है ये फ़िल्म, मैंने अपने स्ट्रगल के टाइम पे देखी थी और कहा था अरे क्या फ़िल्म मेकर है, शायद एक दिन इनके साथ काम करने का मौका मिले। तो वो एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे करियर का, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने आगे चल के मनमर्ज़ियाँ बनाई, एंड मैं हमेशा अनुराग कश्यप की आभारी रहूँगी कि उन्होंने इस कहानी को इतना प्यार दिया और इस तरह बनाया, कि आज मैं उस कहानी मनमर्ज़ियाँ के नाम से जानी जाती हूँ। मैंने खुद की एक पहचान बनाई, एंड अनुराग कश्यप जी आप लोगों के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी आ चुके हैं। तो उनके साथ काम कर कर बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से मेरा ये सेकंड इनिंग्स शुरू हुई। वहाँ से फिर केदारनाथ लिखी, जिसमें सुशांत सिंह जी थे और सारा अली खान जी थी, एंड उसके बाद फिर जजमेंटल है क्या, जजमेंटल है क्या वाज वेरी स्पेशल। कंगना ने लीड रोल प्ले किया था, एंड कंगना जी इज एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मुझे एक अलग तरह की स्ट्रगल करनी पड़ी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आई अंडरस्टूड व्हाट माय जेंडर इज। मुझे समझ आया कि लिंगवाद एक चीज़ है, वो मैंने फील की कि सब कुछ है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको आवाज़ देती है, टैलेंट को बहुत इज्जत देती है, पर अगर आप एक पुरुष हैं और इस इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास एक प्रिविलेज है। एज अ स्क्रीन राइटर मैंने वो फील किया, क्योंकि मुझे किसी भी कमरे में जाके अगर अपनी बात कहनी होती है तो मुझे 10 गुना ज़्यादा हिम्मत, 10 गुना ज़्यादा अक्ल और 10 गुना ज़्यादा सोच के बोलना पड़ता है, टू बी एबल टू प्रूव माई वर्थ इन दैट रूम। और बी इट अ नेगोशिएशन, बी इट ट्राइंग टू सेल माई फिल्म, वो मैंने फील किया। एंड ऑफ कोर्स जितना मैं आगे बढ़ी, जितना मैं ऊपर गई, और मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं वो मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगी कि अगर आप अपनी टर्म्स पे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी आपके कपड़ों पे, कभी आपके किरदार पे, कभी हर तरह की वो कोशिश करते हैं कि आपसे जो आप पार पाने की इच्छा रखते हैं वो छीन लिया जाए। मैंने इस अपनी जर्नी में बहुत सारे कॉजेज़ को सपोर्ट करने की, उनको समझने की कोशिश भी की है, एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ वन ऑफ देम। हाल ही में मैंने एक पिटिशन लॉन्च की है change.org के साथ, जिसमें हमने फूड डिलीवरी ऐप्स जो हर घर पहुंचते हैं उनका योगदान मांगा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जब किसी के घर पे खाना डिलीवर करते हैं तो डोमेस्टिक अब्यूज़ हेल्पलाइन नंबर उस पे लिखिए, ताकि हर घर में ये नंबर पहुंचे, और वो जो औरतें हैं जो इनको देखेंगी उन्हें भरोसा हो कि हम यहाँ पर कॉल करके मदद ले सकते हैं, और जो पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं उन्हें थोड़ा डर हो कि हाथ उठाएंगे तो एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और ये चीज़ हर घर तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि
डोमेस्टिक अब्यूज़ हस्बैंड वाइफ के आपस का मामला नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और बहुत सारी औरतों को इस देश में मालूम ही नहीं है कि वो फ़ोन उठा के मदद मांग सकती हैं। अमृता प्रीतम जी की कुछ पंक्तियां हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव सबके जीवन में आएंगे, बस शर्त यह है कि आप अपनी जिद और अपना हौसला बरकरार रखिए। वादों को तोड़ती है हर बार ये जिंदगी, कुछ लोग हैं मेरी तरह फिर एतबार करते हैं। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।